मेरी परदादी पार्वती अम्मा के 120वें जन्मदिन पर उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें घर के उस बूढ़े भैंसे को खाना है जो 10-12 सालों से हमारे परिवार की सेवा कर रहा था, हमारा कालुआ। मेरी दादी कमला रोते हुए मेरे दादा रामलाल से गिड़गिड़ाने लगीं, बूढ़े, इस भैंसे को मत काटो, इसने इतने सालों तक हमारे घर के लिए काम किया है, इसकी मेहनत को याद रखो। अगर तुमने इसे काटा तो घर पर कहर टूट पड़ेगा, डर नहीं लगता तुम्हें? पर दादा ने एक न सुनी। हाथ में दरांती लिए वे सीधे भैंसे के बाड़े की तरफ चल पड़े। अभी बाड़े का दरवाजा भी नहीं खुला था कि अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, पर वह चीख भैंसे की नहीं थी। चीख सुनते ही हम सब दौड़े। दादा बाड़े के बाहर पत्थर की तरह खड़े थे। दादा, क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? भैंसा भैंसा गायब है। दादा की आवाज कांप रही थी। भैंसा गायब होने पर इतना डरने की क्या बात थी? शायद खुद ही भाग गया होगा। दादी ने कहा, जल्दी जाओ, ढूंढो उसे, मांस नहीं मिला तो हम सब मारे जाएंगे। दादी मुझे लेकर भैंसा ढूंढने निकल पड़ी। दादी, दादा का मतलब क्या था? मांस न मिले तो मारे क्यों जाएंगे? मुझे क्या पता। दादी ने गहरी नजर से मुझे देखा। चल जल्दी ढूंढ। हमने भैंसा चराने वाली हर जगह छान मारी, पर उसके खुर का निशान तक नहीं मिला। घर लौटकर दादी को होश आया कि कुछ गड़बड़ है। पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश हो रही थी। अगर भैंसा खुद बाहर गया होता तो जमीन पर निशान होते। ऊपर से बाड़े का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, तो वह निकला कैसे? दादी कुछ कहने ही वाली थी कि पार्वती अम्मा बाहर आ गईं। भैंसा मिला? पार्वती अम्मा 120 साल की होकर भी बड़ी तंदुरुस्त थीं। मुझे तो कभी कभी लगता जैसे वे और जवान होती जा रही हों। मुन्ना, ये भैंसा तो हमेशा तू ही चराता है, कहीं तूने ही तो उसे चुपके से छोड़ नहीं दिया? उनकी धुंधली आंखें मुझे यूं घूर रही थीं जैसे कोई अथाह गड्ढा हो। अम्मा, मुझे नहीं पता भैंसा कहाँ गया। भैंसा नहीं मिला तो एक बकरा काट दो। आज मेरा 120वां जन्मदिन है, बिना मांस के कैसे चलेगा? 2 पैर वाला बकरा भी चलेगा। अम्मा ने अपना झुर्रीदार हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर फेरा। अम्मा, 2 पैर वाला बकरा कहाँ मिलेगा? आप हमें मुश्किल में डाल रही हैं। 2 पैर वाला बकरा तो घर में ही है ना? अम्मा मुस्कुराईं। अगर अंधेरा होने से पहले मुझे मांस न मिला तो मुझे घर से ही कोई 2 पैर वाला बकरा चुनना पड़ेगा। मैं कुछ और कहता, इससे पहले दादी मुझे खींच ले गईं। मरने वाले, बुढ़िया से बहस मत कर, जा भैंसा ढूंढ। नहीं मिला तो घर की जो पूंजी है वह भी मांस खरीदने में लग जाएगी। मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मा को मांस खिलाना इतना जरूरी क्यों है। घर में तो चूल्हा जलाने के पैसे भी नहीं थे। मन मारकर मैं बाहर निकला, पर भैंसा ढूंढने नहीं गया। एक जगह छुपकर आराम करने बैठ गया। देखना चाहता था कि मांस न मिलने पर अम्मा क्या कर सकती हैं। दरांती वाला बूढ़ा मैं पेड़ के तने से टिककर आंखें मूंदे बैठा था। तभी पीठ पर गठरी लादे एक बूढ़ा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बच्चे, दरांती लोगे? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारी दरांती खरीदने के लायक नहीं हूं, जाओ यहां से। वह टस से मस नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूं, पैसे नहीं है मेरे पास। बच्चे, तेरे चारों ओर काली छाया मंडरा रही है, लगता है जल्द ही खून खराबा होने वाला है। ऐसा करते हैं, यह दरांती अभी तेरे पास रख, जब मुसीबत टल जाए तब पैसे ले लूंगा। मुझे लगा यह ठग है। मैं जगह बदलकर भागने की सोच ही रहा था कि उसकी अगली बात ने मुझे रोक दिया। तुम्हारे घर में अभी अभी 120 साल की एक बुढ़िया हुई है ना? क्या तुम्हें पता है वह 30 साल पहले ही मर चुकी थीं। अब जो हैं वह इंसान नहीं है। हर 10 साल में वे किसी जिंदा इंसान की उम्र चूस कर अपनी शक्ति भरती हैं। यह सुनकर मुझे कई बातें याद आ गईं। दादी पहले बताती थीं, जिस साल मैं पैदा हुआ यानी 10 साल पहले मेरे दूसरे बड़े दादा गुजर गए थे। उससे 10 साल पहले मेरे सबसे बड़े दादा गुजरे थे। दोनों की मृत्यु के बीच ठीक 10 साल का फासला था। और अम्मा जब 90 साल की थीं तो सब समझ बैठे थे कि वे मर गईं। ताबूत में रखकर दफनाने ही वाले थे कि वे फिर से जी उठीं। बूढ़े, बकवास मत करो। मेरी अम्मा इतनी बड़ी इंसान हैं, वे भूत कैसे हो सकती हैं? वह जो कह रहा था सब सच जैसा लग रहा था, पर मैं आसानी से मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारी अम्मा को आज जिद है कि भैंसे का मांस ही खाना है ना? पता है, एक उम्र के बाद भैंसे में भी चेतना और शक्ति आ जाती है। अगर उन्होंने उस भैंसे को खा लिया तो वे सीधे अमर और अजय बन जाएंगी। फिर वे जो चाहें करें, कोई नहीं रोक पाएगा। बूढ़े का चेहरा गंभीर था, मजाक जैसा कुछ नहीं लग रहा था। यह दरांती बुरी आत्माओं को काट सकती है। यकीन न हो तो ले जाओ, देखो तुम्हारी अम्मा इससे डरती हैं या नहीं। मेरी सहमति का इंतजार किए बिना उसने दरांती मेरे हाथ में थमाई और चला गया। घर लौटकर शायद मन का वहम था, पर बूढ़े की बात सुनने के बाद से घर वापस आते ही सब कुछ भयानक सा लगने लगा। तुझे भैंसा ढूंढने भेजा था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? भैंसा कहाँ है? दादा ने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरांती निकालकर अम्मा के सामने लहरा दी। अम्मा, गुस्सा मत होइए, मैं अभी दरांती तेज करता हूं, भैंसा मिलते ही तुरंत काट दूंगा। पर अम्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने मन ही मन खुद को कोसा। सच में मूर्ख था जो उस बूढ़े ठग की बात पर विश्वास कर लिया। अम्मा भूत होती तो हम सब अब तक जिंदा न होते। थोड़ी देर में दादी भी लौट आईं और हैरानी की बात, वे सच में कहीं से मांस ले आई थीं। जब मांस पक गया तो हम सब मेज के गिर्द बैठे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी हाथ बढ़ाने की। अम्मा, ये खास तौर पर आपके लिए पकाया है भैंस का मांस, गर्मा गर्म खा लीजिए। भैंस का मांस कहां से लाई? क्या दादी ने सच में कालुआ को ढूंढकर काट डाला?
दादी, तुमने कालुआ को ढूंढ लिया और काट भी डाला। इतने सालों घर के लिए काम किया उसने, तुम्हारा हाथ कैसे चला? वह ना होता तो हम भूखे मर जाते। चुप कर, मरने वाले। आज तेरी अम्मा का 120वां जन्मदिन है। उन्हें जो खाना है वह देना ही होगा, नहीं तो लोग कहेंगे हम बूढ़ों को सताते हैं। दादी की इस बात से साफ था कि उन्होंने सच में भैंसा काट डाला है। पार्वती अम्मा ने दादी की बात सुनते ही धीरे धीरे कांटा उठाया। जब मांस मिल ही गया है तो आज 2 पैर वाला बकरा नहीं खाऊंगी। यह सुनकर दादी ने राहत की सांस ली। अम्मा ने कई और मांस खाए। दादी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। आधी रात का राज, रात को जब सब सो गए, मैं चुपके से घर से निकला। मुझे यकीन नहीं था कि कालुआ मारा गया, क्योंकि अम्मा के जन्मदिन से एक दिन पहले ही मैंने उन्हें भैंसा काटने की बात बुदबुदाते सुना था। इसीलिए अगली सुबह सुबह मैंने चुपचाप कालुआ को खोलकर एक छुपी जगह ले जाकर बांध दिया था। कालुआ की छुपी जगह पर पहुंचा तो वह सच में जिंदा था। बचपन से मैंने ही पाला था। हमारे बीच गहरा जुड़ाव था। मैं उसे गले लगाकर रोने लगा और शायद उसे भी मेरी भावनाएं महसूस हुईं। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कालुआ, मत रो, मैं उन्हें तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, वादा है। उसे थोड़ा चारा खिलाकर मैं वापस लौट चला। घर पहुंचकर जब मैं दीवार फांदने वाला था, अचानक एक परछाई अम्मा के कमरे के बाहर खड़ी दिखी। इतनी रात को यह कौन है? चांद की धुंधली रोशनी में जब आंखें साफ हुईं तो लगा ये तो दादी हैं। इतनी रात को दादी अम्मा के कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? वे कुछ देर वहीं खड़ी रहीं, फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। उनका चोरी छुपे जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनके अंदर जाते ही मैं जल्दी से दीवार फांदकर वापस आया। देखना चाहता था कि आधी रात को दादी अम्मा के कमरे में क्या करने गई हैं। दरवाजे की दरार से झांका तो अंदर घुप अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। मैं थोड़ा कोण बदलकर देखने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मेरी जान ही निकल गई। सोचा दादा होंगे, पर घर में तो अभी सिर्फ दादी ही अम्मा के कमरे में नहीं थी। मुन्ना, तू यहां क्या कर रहा है? पीछे से आवाज दादी की ही थी, पर मैंने तो अभी अभी उन्हें अंदर जाते देखा था। एक झटके में मेरा सिर सुन्न हो गया। मैं मुड़ा तो दादी से आंखें मिली और उसी पल उनके चेहरे के भाव अचानक बड़े क्रूर हो गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरा गला जोर से दबा दिया। 2 पैर वाला बकरा, मुझे 2 पैर वाला बकरा खाना है। गला दबने से सांस रुकने लगी और मैं बेहोश हो गया। अम्मा की मृत्यु जब आंख खुली तो मैं खाट पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। बेहोशी में महसूस हुआ दम घुटने का एहसास अब भी कहीं बाकी था। मुन्ना, उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ाया। दादी की आवाज थी। उनकी आवाज सुनते ही मैं बेवजह घबरा गया, पर दादी को जैसे रात की कोई बात याद ही नहीं थी। दादी, तुमने रात को मेरा गला क्यों दबाया? किसने दबाया तेरा गला? नींद में सपना देख रहा होगा तू। दादी का रवैया नाटक जैसा नहीं लग रहा था। यह पक्का करने के लिए कि रात में जो हुआ वह सच था या सपना, मैंने अपने जूतों के तले चेक किए, पर वे बिल्कुल साफ थे। अगर मैं रात में सच में बाहर गया होता तो जूतों में मिट्टी जरूर लगती। लगता है रात की सारी बातें एक सपना ही थीं। तभी बाहर से दादा की चीख सुनाई दी। जब मैं वहां पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर मैं सन्न रह गया। पार्वती अम्मा मिट्टी की खाट पर पड़ी थीं, आंखें फटी हुई, मुंह भी खुला हुआ। अम्मा मर गईं। मुन्ना, चल मेरे साथ खबर देने चल। दादी वहीं खड़ी थीं, चेहरे पर दुहक का कोई निशान नहीं था। गांव वालों को जब अम्मा की मृत्यु का पता चला तो सब सांत्वना देने आए। बुढ़िया इतनी उम्र तक जी ली, यह तो सुखद मृत्यु है, तुम लोग ज्यादा दुखी मत हो। मैंने बस औपचारिकता में हामी भरी। भीड़ में मुझे वही दरांती वाला बूढ़ा दिख गया। वह हाथ हिलाकर मुझे बुला रहा था। बच्चे, मैं दरांती के पैसे लेने आया हूं। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? वह दरांती तो कुछ काम की ही नहीं निकली। कुछ काम की नहीं निकली तो फिर बताओ कैसे बेकार निकली? तुमने कहा था ना मेरी अम्मा इंसान नहीं है। मैंने दरांती उनके सामने लहराई भी, वे बिल्कुल नहीं डरी। बूढ़ा मुस्कुराया। मेरी दरांती अगर बेकार होती तो उनका शरीर मरा कैसे? दरांती की शक्ति ने उनकी आत्मा को हिलाकर रख दिया, इसीलिए उन्हें मजबूरन वह शरीर छोड़ना पड़ा। अब वे किसी और के शरीर में समा चुकी हैं। वह कौन है यह कहना मुश्किल है। उसकी गंभीर बात सुनकर मुझे फिर से उस पर विश्वास होने लगा। आमतौर पर मरने के उसी रात आत्मा वापस लौटती है। तुम फर्श पर थोड़ी राख बिछा देना, अगली सुबह देखना अगर उस पर कोई पैरों के निशान नहीं है तो समझ लेना उस शरीर में कोई आत्मा नहीं थी। यकीन न हो तो खुद आजमा कर देख लेना। बूढ़ा जाने ही वाला था कि पलट कर बोला, हाँ एक बात और, जब तक यह पता न चले कि आत्मा किसमें समाई है तब तक घर के किसी भी सदस्य पर भरोसा मत करना। आधा यकीन आधा शक लिए मैं रात होने का इंतजार करने लगा। दादी के शौचालय जाने के दौरान मैंने चुपके से फर्श पर राख बिछा दी और सच में अगली सुबह राख पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। तो फिर अम्मा की आत्मा किसमें समाई? दफनाने का दिन आया। दादी ने एक पंडित बुलाकर अच्छी जगह ढूंढवाई, पर दादा इससे नाराज थे। बुढ़िया आखिर मर ही गई। इतने सालों उनके रहते मैं रोज डर डर कर जीता था, अब जाकर मरी है। अब यह घर आखिरकार मेरे हाथ में आएगा। अच्छी जगह ढूंढने में पैसे लगाने से अच्छा तो मुझे दे देती, ताश खेलकर शायद जीत ही जाता। दादा के विरोध पर दादी ने उन्हें घूर कर देखा। मुझे हैरानी हुई। घर में मुझे छोड़कर सबसे कम इज्जत तो दादी की ही होती थी। वे दादा से कैसे भिड़ सकती हैं? आज हुआ क्या है? उन्होंने दादा को घूरने की हिम्मत कैसे की? और भी हैरानी की बात, दादा दादी की उस घूरती नजर से डर से गए।
ठीक है, तुझसे बहस नहीं करता। लोग सुनेंगे तो कहेंगे मैं कितना बेवफा हूं। शायद मेरा वहम था, पर मुझे लगा दादी की उस नजर में गुस्से से ज्यादा कुछ और था। आखिरकार दादी ने पैसे खर्च करके पंडित से अच्छी जगह ढूंढवा ही ली, एक तिराहे के पास जहां मीलों तक कोई पेड़ नहीं था। दादी, अम्मा जीते जी तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती थीं, फिर भी तुम उनके लिए अच्छी जगह क्यों ढूंढ रही हो? मरने के बाद जीते जी की सारी दुश्मनी मिट जाती है, और अच्छी जगह इसलिए ढूंढी है ताकि वे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर सकें। दादी मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थीं। पता नहीं क्यों वे मुझ पर मुस्कुरा तो रही थीं, पर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दफनाने का समय आया। हमारे गांव में रिवाज है कि मृतक को दफनाने से पहले ताबूत बंद नहीं किया जाता, ताकि रिश्तेदार अंतिम बार उसका चेहरा देख सकें। सबसे आखिरी विदाई के बाद ताबूत का ढक्कन बंद किया जाता है। ठीक उसी पल जब ढक्कन बंद हो रहा था, मुझे लगा जैसे अम्मा की आंख हिली हो, पर उससे पहले ही ढक्कन बंद हो गया। मन में सोचा, उस बूढ़े से एक बार फिर मिलकर बात करनी होगी। यह सब खत्म होने के बाद मैं कालुआ को देखने निकल पड़ा। तिराहे की सच्चाई गुफा के पास पहुंचते पहुंचते मुझे लगा अंदर कोई है। इतनी छुपी जगह पर कौन आ सकता है? कहीं कोई मेरा भैंसा चुराने तो नहीं आया? यह सोचते ही मैं दौड़ पड़ा। पास पहुंचा तो देखा वह वही बूढ़ा था जो बड़े प्रेम से कालुआ को घास खिला रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि भैंसा यहां छुपाया है? बस यूं ही टकरा गया, यकीन है क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे मुद्दे पर आया। मुझे कुछ पूछना है। अम्मा को दफनाते वक्त उनकी आंख हिलती हुई दिखी थी मुझे। यह सुनकर बूढ़े ने पलक तक नहीं झपकाई, जैसे उसे पहले से ही यह पता हो। मुझे वहां ले चलो जहां उन्हें दफनाया है। मैं उसे अम्मा की कब्र पर ले गया। वहां पहुंचते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह जगह किसने चुनी? यह तो चाहती है कि यहां दफन होने वाला कभी मुक्ति ना पाए। तिराहे पर दफन करने से आत्मा को न घर लौटने का रास्ता मिलता है, न पुनर्जन्म का। चारों ओर कोई पेड़ नहीं, हर रोज कड़ी धूप में जलती रहेगी आत्मा, जल्दी ही राख होकर बिखर जाएगी। बूढ़े की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। क्या दादी इतनी नफरत करती थी अम्मा से? यह जगह मेरी दादी ने ही पैसे देकर चुनवाई थी। कहा था यह शुभ जगह है, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगी। तो शायद तुम्हारी परदादी की आत्मा अब तुम्हारी दादी के शरीर में समा गई है। यह सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर अम्मा की आत्मा दादी में है, तो वह अपने ही पुराने शरीर के साथ इतना क्रूर बर्ताव क्यों करेगी? इसलिए क्योंकि तुम्हारी परदादी और दादी की आत्माएं आपस में बदल गई हैं। तुम्हारी परदादी ने तुम्हारी दादी का शरीर हथिया लिया है। तो फिर मेरी दादी की आत्मा का क्या हुआ? उसे उन्होंने अपने ही पुराने शरीर में बंद कर दिया है। दादी की आत्मा वहां से भाग न सके, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अपने पुराने शरीर को ऐसी बुरी जगह दफनवाया। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। तो फिर हमें जल्दी से जल्दी दादी की आत्मा को बचाना होगा। मेरी बात खत्म होते ही दूर कहीं मुझे लगा जैसे कोई परछाई मुझे घूर रही हो। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रोमोफ्लिक चैनल को और कमेंट करें पार्ट 2।